नमस्कार, प्रयास ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 28 तारीख को लगे टेस्ट पेपर के बारे में। 28 तारीख को जो पेपर लगा था उसमें हमने जो टॉपिक दिए थे वो थे विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति और वर्तनी शुद्धि। ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक हैं जो हम कम पढ़ करके जाते हैं या एक बार इनकी रीडिंग कर ली, क्लासों में भी ये नहीं पढ़ाए जाते हैं और हम भी घर पर इनकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये प्रश्न अपने गलत हो जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या इन प्रश्नों में ये होती है कि ये प्रश्न जब आते हैं तो इनमें दो ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं जिन ऑप्शनों के बारे में हम निर्णय नहीं ले पाते हैं अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो, कि भाई कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो हम चर्चा करें इन प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न अपना था, सघन शब्द का विलोम शब्द होगा। सघन शब्द का विलोम शब्द होगा। तो सघन शब्द का विलोम शब्द अगर हम देखें तो सघन शब्द का विलोम शब्द देखें, पहला ऑप्शन जो अपना है वो है अचल। अचल का मतलब होता है पर्वत, तो पर्वत सघन का विलोम हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा गहन, गहन का मतलब घना, गहरा, तो सघन और गहन समानार्थी शब्द की तरह प्रयुक्त हो गए, विलोम शब्द की तरह नहीं हुए। जटिल, जटिल का मतलब होता है कठिन, तो कठिन और सघन का कोई मेल नहीं हो रहा। यहाँ पर ऑप्शन होगा अपना विरल। विरल का मतलब होता है छितरा या बिखरा हुआ, सघन का मतलब घना और विरल का मतलब बिखरा हुआ, इसलिए उत्तर क्या माना जाएगा अपना, विरल हो जाएगा। सघन का विलोम पूछे तो क्या हो जाएगा, विरल विलोम शब्द हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न अपना है, रंग में भंग होना मुहावरे का अर्थ है। रंग में भंग होना, जैसे देखो अपन शादी विवाह में जाते हैं, ठीक है, और शादी विवाह में बहुत अच्छी व्यवस्था बनी रहती है, ठीक है। मुहावरे के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, मुहावरा जो है वो पूर्ण वाक्य नहीं होता है। लोकोक्ति तो पूर्ण वाक्य होता है, उसे वाक्य में प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मुहावरा एक पूर्ण वाक्य नहीं होता है। उसका सही अर्थ हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तभी हमें पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रंग में भंग होना मुहावरा है एक, इसका अर्थ अपने को पूछा। अब इसके अर्थ के बारे में हम जाने तो हम शादी विवाह में जाते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, ठीक है, और बहुत आनंद ले रहे हो आप, अचानक मौसम खराब हो गया, आंधी तूफान आ गया, या फिर अचानक ही क्या आ गया, कोई व्यक्ति है जिसने मतलब उपद्रव शुरू कर दिया, तो आप कहोगे वहाँ पर कि यार बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, ये तो मौसम खराब होकर रंग में भंग पड़ गया। रंग में भंग होना मतलब क्या हो गया, जो उल्लास था वो उल्लास में विघ्न पड़ गया। उल्लास में क्या पड़ गया, विघ्न पड़ गया। तो उल्लास में विघ्न पड़ना ही क्या कहलाता है, रंग में भंग होना कहलाता है, विघ्न, ठीक है। उल्लास में विघ्न पड़ना, रंगों में भंग मिल जाना, ये कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसे रूप में हम गए नहीं कि रंग में भंग गिर गई। रंग का डिब्बा बिखर जाना, ये भी गलत है। रंगीन तस्वीर खराब हो जाना, ये भी गलत है। तो ये तीनों गलत हो गए। रंग में भंग का उत्तर क्या हो जाएगा, उल्लास में विघ्न पड़ना, उत्तर इसका माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलें तो अगला प्रश्न है अपना, सुकृति का विलोम शब्द क्या होगा। तो सुकृति का विलोम शब्द, सु का मतलब अच्छा, कृति का मतलब क्या होता है, कार्य, तो अच्छा कार्य जो होगा उसे सुकृति कहा जाता है। दुष, दुष का मतलब हो गया बुरा और कृति का मतलब कार्य, तो सु के विलोम शब्द में आता है दुष, तो यहाँ पर सुकृति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुष्कृति, उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें अपन तो अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है। तो यहाँ पर देखो क्षत विक्षत, अपन कई बार देखते हैं कि साहब क्षत विक्षत अवस्था में उसका शव प्राप्त हुआ, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि वो क्षत विक्षत अवस्था में पड़ा मिला। तो क्षत विक्षत विलोम शब्द, विलोमी अवस्था में तो पढ़ नहीं सकता, ये बोलते हैं अपन और बोलने के कारण बस क्षत विक्षत तो भाई विलोम शब्द सही होगा, लेकिन ये तो समश्रुत शब्द है, समान अर्थ वाले शब्द हैं, विलोम शब्द नहीं है। रिजु, क्षत का अगर विलोम शब्द पूछे अपने से तो क्या बताएंगे, अक्षत, ठीक है, जिसकी क्षति नहीं होती वो अक्षत कहलाता, विक्षत नहीं कहलाता। रिजु, रिजु का विलोम शब्द बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है। रिजु का विलोम शब्द होता है वक्र। रिजु का मतलब सीधा, वक्र का मतलब हो जाएगा टेढ़ा। कटु, तीक्ष्ण या तीखा, तीक्ष्ण कर दे इसको, ठीक है, तीक्ष्ण है,
कटु का तीक्ष्ण, तो कटु और तीक्ष्ण, कटु का मतलब होता है कड़वा, और कटु के ही विलोमार्थी शब्द देखेंगे तो कटु का होता है मधुर। अब देखो विलोम शब्द में एक कंडीशन और ध्यान रखनी है आपको कि जिस स्थिति का शब्द हो उसी स्थिति का विलोम शब्द होगा। कटु का अर्थ होता है कड़वा, तो कल को अगर आपसे कटु का नहीं पूछ करके कड़वा का विलोम शब्द पूछ ले तो कड़वा का विलोम शब्द मधुर नहीं होगा, कड़वा का विलोम शब्द हो जाएगा मीठा। यहां पर कटु तत्सम शब्द है तो तत्सम शब्द ही इसका विलोम शब्द होगा, तद्भव शब्द इसका विलोम शब्द नहीं हो सकता। तो ये तो तीनों गलत है। शत का अक्षत हो जाएगा, ऋजु का वक्र होगा, कटु का मधुर होगा, औपचारिक का क्या हो जाता है, अनौपचारिक हो जाता है। और अपने को प्रश्न में क्या पूछा कि कौन सा विलोम युग्म सही है, तो सही वाला उत्तर क्या होगा, यहाँ पर 4 नंबर उत्तर सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें अपन, तो अगला प्रश्न है अपना, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर हम देखें गृहिणी, तो गृहिणी पूर्ण रूप से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, गृहिणी ऐसे ही लिखा जाता है। दूसरा आया दुरवस्था, यहाँ पर आप रुक जाते हो कि दुरावस्था थोड़ी होती है, वो तो दुरावस्था होती है। क्या होती है? दुरावस्था, कि उसकी दुरावस्था चल रही है। ये अपन शब्द बोलचाल में प्रयोग करते हैं लेकिन अशुद्ध माना जाता है। दुरावस्था पूर्ण रूप से शुद्ध शब्द माना जाता है। तीसरा रचयित्री, रचयिता, रचयिता का क्या हो जाएगा, रचयित्री, ता अंत वाले शब्दों के त्री लगाकर स्त्रीलिंग अपन बना सकते हैं, लिंग वचन में मैंने पढ़ाया था आपको। लेकिन यहाँ पर ये जो सरोजनी शब्द है, ये सरोजनी शब्द अशुद्ध शब्द है। सरोज मूल शब्द था और इसके क्या लगा, इन्हीं प्रत्यय जुड़ा, और इन्हीं प्रत्यय जुड़कर शब्द क्या बनेगा, सरोजिनी। सरोजनी नहीं होती, सरोजनी तो मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, शुद्ध शब्द क्या होगा, सरोजिनी। इसलिए ये शब्द यहाँ पर अशुद्ध होने के कारण क्या माना जाएगा, सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें अपन, तो अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। तो राक्षस का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, राक्षस के पर्यायवाची की हम चर्चा करें तो राक्षस के पर्यायवाची में दनुज, दनुज धनु से जन्म लेने वाला राक्षस के अर्थ में आता है। मनुजाद, ये भी राक्षस का अर्थ होता है। दानव, ये भी राक्षस के अर्थ में आता है। लेकिन यायावर जो शब्द है, ये यायावर यात्रा करने वाले के अर्थ में आता है, यात्रा करने वाला। ठीक है, अब यात्रा करनी भी 2 तरीके से होती है। यायावर ऐसे नहीं है कि मैं घर से चला, कोचिंग में आया, मैंने यात्रा करी, वो यायावर हो गया। आप यायावर नहीं कहलाओगे। मैं घर से चला, कोचिंग आया, यायावर कहला सकता हूँ क्या, नहीं कहला सकता। घूमने फिरने के लिए जगह जगह घूमता फिरता रहता है, वो परिव्राजक कहलाता है। लेकिन सीधी बात करें, घूमने फिरने के लिए निकल पड़े लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये पता ही नहीं है। जिधर मुंह कर लिया चले गए, लंबे हो गए साहब, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, एक स्थान पर गए, वहां से दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, ऐसी यात्रा करने वाला जो होता है वो यायावर कहलाता है। मतलब लक्ष्य करके, बिना लक्ष्य के जो घूमा फिरा जाता है, ठीक है, उसे ही क्या कह दिया जाता है, यायावर। नवीन दृश्य देखने की उसकी क्या रहती है, जिज्ञासाएं बनी रहती हैं। तो यायावर यहाँ पर शुद्ध सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, यायावर राक्षस का पर्यायवाची नहीं होगा। आगे चर्चा करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। अब यहाँ पर अपने को कितने मुहावरे दिए हुए हैं, कितने मुहावरे दिए हुए, 4 मुहावरे दिए हुए हैं। अब 4 मुहावरों में सबके सामने उनका अर्थ दिया हुआ है, लेकिन एक मुहावरा ऐसा है जिसका सही उत्तर नहीं है। सबसे पहला है आस्तीन का सांप होना। कोई आपका मित्र है या आपके समीप व्यक्ति है, वो अगर आपसे धोखेबाजी करता है, ठीक है, एकदम निकट बैठने वाला व्यक्ति है और आपके साथ धोखेबाजी करता है, और उस धोखेबाजी का जब आपको पता चल जाता है तब आप उसके बारे में कह सकते हो, अरे फला व्यक्ति तो आस्तीन का सांप निकला। मतलब निकटतम व्यक्ति जो आपसे धोखा करे या विश्वासघात करे उसे आस्तीन का सांप कहा जाता है। तो समीप का विश्वासघाती होना, ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका। त्रिशंकु होना,
त्रिशंकु होने का मतलब क्या हो जाता है कि अपन कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य के बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, उसे उसके लिए कह दिया जाता है त्रिशंकु होना। तो कोई काम करते हुए बीच में अटक जाना ही क्या कहलाएगा, त्रिशंकु होना कहलाता है। खून सफेद हो जाना, ठीक है, कोई मान लो बेरहमी का काम कर रहा है, आपके सामने कर रहा है, आपके सामने कोई ऐसी दर्दनाक घटना हुई तो आपको कोई आपके बारे में चर्चा करेगा कि भाई फलां आदमी वहाँ पर था, उसने ऐसा कैसे होने दिया, तो अपन कह सकते हैं अरे उसकी क्या बात करनी है, उसका तो खून सफ़ेद हो रखा है। खून सफ़ेद होने का मतलब मन में दया धर्म बिल्कुल भी नहीं रहना, दया या ममता का भाव नहीं रहना ही क्या कहलाता है, खून सफ़ेद हो जाना कहलाता है। तो इन तीनों के तो सही है, ठीक है। अब चौथा आया छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना, ठीक है। तो छठी का दूध याद आना बचपन के लाड पार याद आने के बारे में रूढ़ नहीं होता। छठी का दूध याद आना मतलब संकट में पड़ना हो जाता है। छठी का दूध याद दिलाना वो तो हो जाएगा संकट में डालना, और छठी का दूध याद आना का मतलब हो जाएगा संकट में पड़ जाना। और संकट के कारण कई बार ऐसा भी होता है, संकट के कारण आपको अपने बीते हुए सुख की याद आ जाए, वो भी छठी के दूध के याद आने के मायने में माना जाता है। इसलिए यहाँ पर ये सही इसका उत्तर नहीं लगा हुआ, मतलब मुहावरे का सही अर्थ इसके सामने नहीं है, इसलिए 4 नंबर वाला विकल्प सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें अपन। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा समूह है। पुत्री का पर्यायवाची, अब देखो कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं, जैसे जैसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों की प्रकृति यहाँ पर इस टेस्ट में मैंने डाली है। तो यहाँ पर देखें कि निम्न में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची, कई बार एक ही शब्द पूछ लेते हैं, कई बार एक ही शब्द के 4-4, 5-5 पर्यायवाची दे देते हैं, और पूछ लेते हैं किसमें सारे शब्द पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर देखें बेटी पुत्री का पर्यायवाची है, लड़की पुत्री का पर्यायवाची नहीं होकर अविवाहित महिला का पर्यायवाची हो जाता है। अचला जो कहते हैं वो पृथ्वी को, वसुधा पृथ्वी को, तो इसमें सारे क्या नहीं है, पुत्री के पर्यायवाची नहीं है, ये नहीं होगा। सुता पुत्री को कहा जाता है, लाली भी कह सकते हैं, लेकिन वसुमती और अचला फिर पृथ्वी को कहते हैं। अबला, तरुणी, श्यामा, कांता ये नारी के रूप में रूढ़ हो जाते हैं, लेकिन तनया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा, बेटी, पुत्री ये सारे के सारे क्या हैं, पुत्री के पर्यायवाची हैं। इसलिए 4 नंबर का विकल्प यहाँ पर सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। तो अगला प्रश्न है अपना, किस विकल्प में सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब अपने को सरस्वती के पर्यायवाची देखने, देखो प्रश्न की प्रकृति यहाँ पर जो डाली गई है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची याद कराने या ज़्यादा से ज़्यादा विलोम शब्द याद करवाने के लहजे से डाली गई है। यहाँ पर अगर अपन एक एक डालते तो आपको 2-4 शब्द याद होते, यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा शब्द याद हो जाएंगे, ठीक है। किस विकल्प में सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो गिरा, हंसवाहिनी, वागीश्वरी, वांगमयी, वांगमयी, ठीक है, शारदा, भारती, वीणा पाणी, कमलासना ये सारे के सारे किसके हैं, सरस्वती के पर्यायवाची हैं। लेकिन ये जो सुरभि शब्द है ये सरस्वती को नहीं कहा जाता। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। सुरभि का अर्थ क्या होता है, सुगंध अर्थ होता है। इसलिए ये वाला जो ग्रुप है इसमें दोनों पर्यायवाची जो हैं वो इसके नहीं है, एक तो है लेकिन दूसरे वाला नहीं है, इसलिए सभी होने चाहिए थे। 3 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर गलत माना जाएगा, मतलब सही माना जाएगा। यहाँ पर दोनों सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे सरस्वती के पर्यायवाची शब्द माने जाएंगे। अगला प्रश्न था, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए संतुष्ट, संतुष्ट पूर्ण रूप से तुष्ट होना कहलाएगा, तो ये पूर्ण रूप से सही शब्द माना जाएगा। शूर्पणखा ये भी सही शब्द है। ज्योत्सना ये गलत लिखा उन्होंने, पेपर में आपके सही था, ज्योत्सना, ठीक है, ये ज्योत्सना शब्द हो गया। ज्योत्सना, संतुष्ट और शूर्पणखा ये तीनों शब्द पूर्ण रूप से शुद्ध है, लेकिन पृष्ठभूमि जो शब्द है वो अशुद्ध है। ये शुद्ध शब्द लिखा जाता है इस रूप में, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि नहीं होती, पृष्ठभूमि होती है, इसलिए ये शुद्ध होता है, ये यहाँ पर अशुद्ध है, इसलिए यही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अपना अगला प्रश्न है,
निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर 3 शब्द शुद्ध दे रखे हैं और एक शब्द अशुद्ध दिया हुआ है, उसका अपने को चयन करना है। तो देखो कौन सा है, द्रष्टव्य। द्रष्टव्य शब्द पूर्ण रूप से शुद्ध है। अतिशयोक्ति, इसको कई लोग इस रूप में पढ़ते हैं, अतिशयोक्ति, किसे आधा आना चाहिए था, इसी को गलत करके आ जाते हैं। अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, ये सोच लेते हैं, लेकिन अतिशयोक्ति में सह जो तालव्य है वो पूरा ही आता है। अतिशय, अतिशय का मतलब बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति गुण संधि हुई है यहाँ पर। उक्ति का मतलब बात, मतलब कोई बात जब बढ़ा चढ़ाकर बोल दी जाती है तो उसे ही अतिशयोक्ति कहा जाता है। जैसे एक पद आता है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सगरी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। तो वहाँ पर अतिशयोक्ति कर दी कि हनुमान जी की पूंछ में तो आग लगी नहीं थी, उससे पहले ही लंका जल गई। तो ये अतिशयोक्ति ही मानी जाएगी। अतिशय मतलब बढ़ा चढ़ाकर। तो शय वर्ण जो है वो पूरा ही आता है और पूरे वाला ही शुद्ध होता है। आप कई बार इसे आधा समझ करके अशुद्ध मान लेते हो। उच्छृंखल शब्द यहाँ पर अशुद्ध है। उच्छृंखल शब्द शुद्ध लिखा जाता है च, छ, री और खल, क्योंकि ये जो शब्द बना है ये उद जोड़ श्रृंखल से बना है। और मैंने आपको संधि वाले टॉपिक में बताया था कि तैदय के बाद अगर सह वर्ण तालव्य आता है तो तैदय च में और सह वर्ण छ में बदल जाता है। तो च यहाँ पर नहीं लिखा होने के कारण ये अशुद्ध हुआ, ये उत्तर माना जाएगा। और गत्यावरोध बिल्कुल शुद्ध है। अगर अतिशयोक्ति आप शुद्ध कर देते हो, शुद्ध मान लेते हो, तो इधर गत्यावरोध, बोलचाल की भाषा में अपन गत्यावरोध बोलते हैं, गत्यावरोध नहीं बोलते, लेकिन शुद्ध गत्यावरोध ही माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न है अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का अर्थ बताइए। यह आलोकोक्ति है, इसका अर्थ बताइए। मनमानी करना। अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब होता है स्वयं के द्वारा किया गया कार्य ही श्रेष्ठ होता है। अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, यही इसका उत्तर माना जाएगा। अपने हाथ से किया गया काम ही उपयुक्त होता है। अपना हाथ पूजनीय होना, अपने हाथ से दान करना, ये सारे इसके गलत उदाहरण माने जाते हैं। अपने हाथ के द्वारा किया गया कार्य ही सही होता है, इसलिए कहा जाता है अपना हाथ जगन्नाथ। निम्न में से सखी का पर्यायवाची नहीं है। तो सखी के पर्यायवाचियों में अपन देखें तो सहचरी, साथ में रहने वाली, विचरण करने वाली सखी ही होती है। आली, आली भी सखी ही होती है। सहेली भी सखी ही होती है। लेकिन ललना नारी को कहा जाता है, सखी को नहीं कहा जाता। नारी के लिए ललना शब्द प्रयुक्त होता है, इसलिए सखी का पर्यायवाची क्या नहीं है, ललना नहीं होगा। आगे वाले प्रश्न की ओर चलें। यहाँ पर देखो 2-2, 3-3 प्रत्येक अपन यहाँ पर ये सारे ऑप्शन बताने का मोटिव यही है कि एक प्रश्न में अपन 4 विलोम शब्द देख लें, 4 पर्यायवाची देख लें, तो आपके इन 30 प्रश्नों में 120 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। 120 शब्दों पर आप पहुँच जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। ईप्सित, अभीप्सित, उर्वर, अनुर्वर, भीरु, निर्भीक, ये श्वेत है, श्वेत, इसका श्याम। अब अपने को प्रथम दृष्टया देखते हैं तो सारे ही सही लगते हैं, और कई दिमाग लगा लेते हैं कि सर उर्वर को तो ऊसर करेंगे, मूल रूप से ऊसर ही होगा। उर्वर का विलोम शब्द पूछेंगे तो ऊसर ही होगा, लेकिन ऊसर के समानार्थी शब्द लिख दिया अनुर्वर, ये भी शुद्ध माना जाता है। तो उर्वर का अनुर्वर बिल्कुल सही है। भीरु, भीरु कहते हैं डरपोक या कायर को। निर्भीक जो डरपोक या कायर नहीं होता। श्वेत का श्याम बिल्कुल सही है। लेकिन ईप्सित अभीप्सित की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता, इसको तो पूर्ण सही विलोम शब्द मानते हो। ईप्सित भी वही होता है, अभीप्सित भी वही होता है। चाहा हुआ ईप्सित, विशेष रूप से चाहा हुआ अभीप्सित, इसका तो अर्थ होता अनिप्सित। अनचाहा, ईप्सित का अनिप्सित होता है, अभीप्सित नहीं होता। आगे चलें अपन अगले प्रश्न की ओर। तो 1 नंबर वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। 1 नंबर करना, ईप्सित अभीप्सित ये विलोम शब्द नहीं है। अगला देखें, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द ये बहुत ज़्यादा बार आ चुका है, लगभग परीक्षाओं में। शुश्रूषा, तो शुश्रूषा में पहले तालव्य से छोटा, फिर
श्रु बड़ा और फिर मूर्धन्य से आता है। ठीक है, वर्तनी में भी आपको लिखाया हुआ शब्द है ये। ठीक है, शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा होती है रोगी की सेवा करने की इच्छा। रोगी की सेवा करने की इच्छा को क्या कहा जाता है? शुश्रूषा कहा जाता है। शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है? इस रूप में लिखा जाता है। 4 नंबर वाला ऑप्शन अपना यहाँ पर सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न है अपना, ऋजु शब्द का पर्यायवाची है। तो ऋजु शब्द का पर्यायवाची, अभी विलोम शब्द में मैंने बताया आपको, ऋजु का अर्थ क्या होता है? सीधा होता है। इसलिए सीधा जो शब्द है ये इसका पर्यायवाची होता है। भंगुर किसे कहा जाता है? भंगुर जो नष्ट होने वाला है। वक्र, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। ऋजु का विलोम शब्द पूछे तो वक्र हो जाएगा। कठोर जानते ही हो आप किसे कहा जाता है? कठोर, कर्कश। सीधा जो है वो ऋजु का अर्थ होगा, इसलिए पर्यायवाची के रूप में रूढ़ अपन किसे करेंगे? ऋजु का अर्थ हो जाएगा सीधा। अगले प्रश्न की ओर चले, इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? अभी यहाँ पर धनुष का पर्यायवाची देखते हैं तो यहाँ पर आपके समस्या हो जाती है कि साहब विशिक भी धनुष को कहते हैं, कोदंड भी धनुष को कहते हैं, सरासन भी धनुष को कहते हैं, चाप नहीं कहते। चाप तो अलग चीज हो गया, शायद उसे खींचते हैं, उसे कहते हैं। आप गणित पढ़ते हो, गणित में ये क्या है जी? क्या है? चाप। धनुष की आकृति कैसी होती है? ऐसी होती है, तो धनुष को चाप भी कहा जाता है। ये चाप हो गया, तो चाप धनुष का सही है। सरासन, सर कहते हैं किसको? बाण को। आसन कहते हैं उसके स्थान को, तो बाण का स्थान क्या है? धनुष पर ही चढ़ेगा, इसलिए सरासन भी हो गया। कोदंड भी किसे कहा जाता है? धनुष को कहा जाता है, लेकिन विशिख जो है वो कहा जाता है किसको? बाण को। धनुष को नहीं कहा जाता, विशिख कहा जाता है बाण को। अगर इसके साथ में ऐसे लिख देता विशिखासन, बाण का एक पर्याय, धनुष का पर्यायवाची होता है विशिखासन। विशिखासन तो धनुष को कह देते हैं, विशिख मतलब बाण, आसन मतलब स्थान। विशिखासन तो कह सकते हैं लेकिन विशिख नहीं कह सकते, धनुष का नहीं, ये बाण का पर्यायवाची है, इसलिए धनुष का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? विशिख नहीं माना जाएगा। चाप वाला उत्तर आप करके आते हो वो गलत मान लिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? अब देखो यहां पर उत्तर जोड़ उत्तर, तो क्या बनेगा? गुण संधि होगी उत्तरोत्तर, पूर्ण रूप से शुद्ध है। अगर तर में ये डेढ़ त नहीं होता तो अशुद्ध हो जाता, यहाँ पर डेढ़ त लगा हुआ है इसलिए पूर्ण रूप से शुद्ध है। सिरह जोड़ त्राण, विसर्ग संधि, सिरह जोड़ त्राण। देखो संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास आप पढ़ लेते हो तो फिर आपकी वर्तनी 50 से 60% तक बिल्कुल सही हो जाती है। यहाँ पर सिरह जोड़ त्राण बराबर क्या बनता है? शिरस्त्राण। दंत्य से का आगमन हो जाता है और शब्द बन जाता है शिरस्त्राण। और शिरस्त्राण कहते किसे हैं? शिरस्त्राण। सिरह, सिरह का मतलब सिर, त्राण, त्राण का मतलब होता है कवच, तो सिर का कवच जो होता है उसे क्या कहा जाता है? शिरस्त्राण कहा जाता है। वर्तमान समय में हेलमेट को अगर हम देखें तो वो क्या कहलाता है? शिरस्त्राण ही कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न है अपना, किस मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ है? किस मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ है? तो छाती पर सांप लौटना, कि उसकी प्रगति को देखकर विकास के मन में, विकास की छाती पर सांप लौटने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर छाती पर सांप लौटना मतलब वो उससे ईर्ष्या करता है, बिल्कुल सही है ये। छाती पर सांप लौटने का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। बालू से तेल निकालना, नई तकनीक का प्रयोग करना, ये गलत है। बालू से तेल निकालने का अर्थ होता है असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। बालू से कोई तेल थोड़ी निकलता है, नहीं निकलता, इसका मतलब असंभव कार्य हो गया। हाथों के तोते उड़ जाना, हाथों के तोते उड़ जाना मतलब अचानक घबरा जाना,
अचानक कोई बात आए और हाथों के तोते उड़ जाना कह दिया जाता है। जैसे एक्सीडेंट में पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर पिता के हाथों के तोते उड़ गए, मतलब वो अचानक घबरा गया, भयभीत टाइप हो गया। हाथ पांव फूल जाना, तो हाथ पांव फूल जाना मोटा होना नहीं होता, ऐसे थोड़ी कहते हैं मोटा हो जाता है भाई मार तो हाथ पांव फूल गया छोरा का एक उनकी हो जाए, सही क्यों सी। हाथ पांव फूल जाने का मतलब होता है किसी को देखकर घबरा जाना, मतलब मन से घबराहट हो जाना कि भाई ऐसा दृश्य देखकर तो मेरे हाथ पांव फूल हो गए, ये सिमुलर से माने जाते हैं, इसलिए ये तीनों गलत हैं और ये वाला सही लिखा हुआ है, इसलिए 1 नंबर इसमें उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से सही विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। सही विलोम शब्द बताना है अपने को, तो संश्लिष्ट का विश्लिष्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। संश्लिष्ट का क्या होता है, विश्लिष्ट होता है। नत और अवनत दोनों समान है, नत का क्या होगा, उन्नत। नत का मतलब होता है झुका हुआ, अवनत का मतलब भी होता है झुका हुआ, और उन्नत का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ। ठीक है, तो उल्टा अर्थ देना है, उल्टा अर्थ विलोम शब्द होता है, तो नत का उन्नत होता है, अवनत नहीं होता। शिष्ट विशिष्ट, शिष्ट का मतलब अच्छा, विशिष्ट का मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा या सबसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शिष्ट का विलोम शब्द देखना है अपने को, तो वो होगा अशिष्ट। पाठ्य अपाठ्य, पाठ्य का मतलब पढ़ा हुआ, अपाठ्य मतलब न पढ़ा हुआ। आता है आपके रीट में आएगा अपठित गद्यांश, पठित का मतलब पढ़ा हुआ, अपठित का मतलब बिना पढ़ा हुआ। वैसे ही पाठ्य का मतलब पढ़ा हुआ और अपाठ्य का मतलब बिना पढ़ा हुआ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न है अपना, किस विकल्प में विलोम शब्द विलोम युग्म है, मतलब सही युग्म होना चाहिए। तो आकुल और व्याकुल दोनों समानार्थी शब्द है। आकुल का विलोम शब्द अगर देखें तो शांत प्रकृति हो जाएगी, ठीक है, शांत हो जाएगा, व्याकुल नहीं होगा। कटु का तिक्त नहीं होकर मधुर हो जाएगा। हताश उत्सुक, हताश हारा हुआ, मन से हारा हुआ, उत्सुक हो जाएगा। और सुरति का विरति होगा, बिल्कुल सही जो उत्तर होगा यहाँ पर सुरति का विरति वाला जो ऑप्शन है वो सही माना जाएगा, बाकी सब में गलत लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चले, अनुरक्त का विलोम शब्द होगा। अनुरक्त और आसक्त ये दोनों शब्द समानार्थी शब्द हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही शब्द है। ठीक है, निरक्त अलग से शब्द हो जाएगा, विरक्त और अनुरक्त आप में लीन होना या किसी के प्रति आकर्षित होना, और विरक्त मतलब उससे अलग होना। तो अनुरक्त का विलोम शब्द अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची क्या होगा। बादल का पर्यायवाची अगर हम देखें तो बादल के पर्यायवाची तो आपको पता है कि साहब क्या होता है, नीरद। मैंने आपको बताया पानी के पर्यायवाची याद कर लो, जैसे पानी का एक पर्यायवाची आता है नीर, नीर के जय प्रत्यय लगा दोगे तो कमल के बन जाएंगे। नीर के दय प्रत्यय लगा दोगे तो नीर देता कौन है, बादल देता है, तो क्या हो जाएगा, बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। और नीर के धी प्रत्यय लगा दोगे तो समुद्र के हो जाएंगे। तो ये तो अपने को पता है कि बादल का पर्यायवाची नीरद होता है, लेकिन कल को कमल का पूछ ले तो कमल का क्या हो जाएगा, नीरज हो जाएगा। कल को वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है तो निशित किसे कहते हैं, निशित कहा जाता है अर्धरात्रि के समय को, आधी रात का जो समय होता है उसके लिए एक शब्द आता है क्या, निशित। निलय बिल्कुल शांत वातावरण या जहाँ कोई शेष नहीं रहता उसे क्या कह दिया जाता है, निलय कह दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। किस विकल्प में सही विलोम युग्म का प्रयोग किया गया है। सही विलोम युग्म अपने को छांटना है। खंडन का मंडन, बिल्कुल बस पहला ही कर दो, खंडन मंडन सही है, ये तो कोई गलती नहीं है, दूसरे ऑप्शन को देखना ही नहीं है अपने को। ठीक है, खंडन का मंडन बिल्कुल सही है। लेकिन आगे चलेंगे तो ख्यात का प्रख्यात ये भी विलोम शब्द साहब, विज्ञ का अभिज्ञ ये भी विलोम शब्द है, कदाचार दुराचार ये भी विलोम शब्द है। तो ये जो है वो बोलचाल में तो लगते हैं लेकिन वास्तव में नहीं है। ख्यात, ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध, और प्रख्यात का मतलब किसी विशेष कार्य के लिए जो प्रसिद्ध होता है उसे प्रख्यात कहा जाता है। लेकिन ख्यात का क्या होगा, कुख्यात या सामान्य, कुख्यात या सामान्य करेंगे, प्रख्यात नहीं किया जाता। ठीक है,
ख्याति प्राप्त अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध होता है उसे ख्याति प्राप्त कहा जाता है, लेकिन बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध होने वाले को कुख्यात कहा जाता है। या फिर ख्यात का मतलब प्रसिद्ध निकालें तो सामान्य का मतलब सामान्य हो जाएगा। विज्ञ, विज्ञ का मतलब जानकार, अभिज्ञ का मतलब भी जानकार होता है। विज्ञ का विलोम शब्द होगा अज्ञ, और अभिज्ञ का पूछे तो क्या होगा, अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ, विज्ञ का अज्ञ। कदाचार का हो जाएगा क्या, सदाचार। कदाचार का विलोम शब्द क्या होगा, सदाचार। इसलिए ये तीनों गलत हैं, 1 नंबर बिल्कुल अपना सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न है अपना, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें कि किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो पहला है अपना दुकुल, वसन। अब वसन का तो सबको पता होता है कि वसन वस्त्र को कहते हैं, लेकिन दुकुल का नहीं पता होता। दुकुल भी वस्त्र को कहा जाता है। कपड़े के पर्यायवाची है जैसे दुकुल, वसन, वस्त्र, अंबर, पट, परिधान, पोशाक, लिबास। ये सारे के सारे किसके हैं, कपड़े के पर्यायवाची हैं। दुकुल, वसन, वस्त्र, अंबर, पट, परिधान, पोशाक, लिबास। इसलिए ये दोनों तो सही है बिल्कुल। कच्छ और कुंतल, कच्छ, कुंतल, रोम, केश, चिकुर, ये किसके हैं, बाल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो कच्छ और कुंतल बाल को कहा जाता है। गगन, शून्य, ये आकाश के पर्यायवाची हैं। गगन हो गया, शून्य हो गया, अंतरिक्ष हो गया, आसमान हो गया, खग, क्षय हो गया। ये सारे के सारे किसके हैं, आकाश के पर्यायवाची हैं। तट, तट किसे कहा जाता है, तट कहा जाता है किनारे को। किनारा, तट, कूल, ठीक है, ये किसके हैं, किनारे के पर्यायवाची हैं। लेकिन मंदार किनारे को नहीं कहा जाता। ये तो सारे समान हैं, एक ही के पर्यायवाची हैं दोनों, लेकिन तट तो किनारे को कहा जाता है, लेकिन मंदार किनारे को नहीं कहा जाता। मंदार कहते हैं कल्प वृक्ष को। मंदार किसे कहा जाता है, कल्प वृक्ष को। सुरतरु, देवतरु, कल्प वृक्ष, मंदार, ये कल्प वृक्ष के क्या माने जाते हैं, पर्याय माने जाते हैं। इसलिए उत्तर कौन सा होगा यहाँ पर अपना 4 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। कौन सा, तट और मंदार में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब में परस्पर पर्यायवाची शब्द माने जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, खेत गिरवी रखना, खेत में रहना, ये नहीं होता। खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है शहीद हो जाना। अपने देश की रक्षा के लिए जो शहीद हो जाते हैं, युद्ध में जो शत्रु से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, उनके लिए शब्द आता है खेत रहना। कि राणा सा खेत रिया सा, ठीक है, राणा सा खेत रिया मतलब कि राणा साहब शहीद हो गए या वीरगति को प्राप्त हो गए। तो शहीद हो जाना खेत रहने का मूल अर्थ माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से तो यहाँ पर कवियत्री शुद्ध नहीं होता, कवयित्री शुद्ध होता है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा शुश्रूषा ये नहीं होता, शुश्रूषा भी आपको बताया था इस रूप में होता है। तीसरा दंपति बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और दीपावली में दी की मात्रा छोटी नहीं होती, दीपावली में दी की मात्रा और ली की मात्रा दोनों बड़ी आती है। दीप जोड़ अवली से बना हुआ शब्द है, इसलिए पूर्ण रूप से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, दंपति वाला शब्द शुद्ध माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले हम तो अगला प्रश्न है अपना, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द का अगर हम चयन करें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ वापस सही है बिल्कुल। वापिस नहीं होता, वापस ही होता है। पड़ोसी, पड़ोसी कई बार अपन ऐसे लिखते हैं कि पड़ोसी लिखते हैं यार, अपन तो पड़ोसी थोड़ी लिखते, पड़ोसी होता है।
लेकिन ध्यान रखना पड़ोसी एक ही बढ़िया रहे, ज़्यादा बड़ा दिन का लग रहा है, इसलिए पड़ोसी में एक ही मात्रा लगानी है, पड़ोसी शब्द हो जाएगा। त्योहार, त्योहार भी अपन ऐसे लिखते हैं, और कई बार तो परीक्षा में यही आ जाता है, त्योहार ए ऑप्शन, त्योहार बी ऑप्शन, त्योहार सी ऑप्शन और त्योहार डी ऑप्शन। ठीक है, ए बी सी डी ऐसे ही कर देते हैं, पूछ लेते हैं, शुद्ध विकल्प का चयन करो और वहाँ पर बैठकर फिर अगर नहीं पढ़ कर जाओगे तो वहाँ पर बैठकर तो, त्यों, तों ऐसे बोलते रहोगे, बोल बोल करके त्योहार बोलते हैं, त्योहार बोलते हैं, त्योहार बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलकर बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे। त्योहार में ध्यान रखना ओ की मात्रा ही आती है और कोई अनुस्वार नहीं लगता, इसलिए ये भी गलत हो गया। अधि जोड़ ईन, अधीन सही है बिल्कुल, तो वापस भी बिल्कुल सही है, पड़ोसी भी बिल्कुल सही है, अधीन भी बिल्कुल सही है। उत्तर क्या होगा अपना, त्योहार वाला उत्तर सही माना जाएगा। ये अशुद्ध लिखा हुआ है, त्योहार में एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो उत्थान शब्द में संधि विच्छेद होगा, उत् जोड़ थान, उद्द जोड़ थान, उत् जोड़ स्थान और उद्द जोड़ स्थान। तो यहाँ पर देखो उत् और उद्द दोनों दे रखे हैं, और दोनों देने के कारण क्या माना जाएगा, उद्द को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, उत् को नहीं दी जाती। और फिर दूसरी चीज़ इसमें स्थान जो शब्द है, क्योंकि उद्द तत्सम शब्द है और स्थान भी तत्सम शब्द ही होगा, लेकिन इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो दय वर्ण के बाद तालव्य स आ जाता है, तो दय को क्या बदल जाता है, तय में बदल जाता है, स का लोप हो जाएगा और थान बच जाएगा। उत् जोड़ स्थान का मतलब क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। थान जो है वो अपने एक तरह से देशज शब्दों की श्रेणी में आता है, स्थान के आधार पर रूढ़ हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, उत्थान शब्द बनेगा, स का लोप हो जाएगा। तो 4 नंबर का विकल्प यहाँ पर शुद्ध माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है, अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अवसर का लाभ उठाना के लिए मुहावरे जो दिए गए, आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपन, आकाश पाताल एक कर दी कि भाई परीक्षा में पढ़ने के लिए या परीक्षा में सफल होने के लिए उसने तो आकाश पाताल एक कर रखे हैं। आकाश पाताल एक कर रखे हैं मतलब अत्यंत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। फूला न समाना, परीक्षा में के रिजल्ट आने पर, परिणाम अपने पक्ष में होने पर, या जो ही परीक्षा का रिजल्ट आया वो तो फूले नहीं समा रहा था। फूले नहीं समा रहा था मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। अंगारों पर पैर रखना, संकट में पड़ना या संकटपूर्ण कार्य करना क्या कहा जाता है, अंगारों पर पैर रखना कहा जाता है। जैसे मान लो अपन ये देखें, अपने ये सर्कस होता है, तो सर्कस में जो व्यक्ति होता है वो चारों तरफ खुले शेरों के बीच में होता है, तो सर्कस दिखाते समय वह व्यक्ति खुले शेरों के बीच जा रहा था। जैसे मानो अंगारों पर पैर रखना, खुले शेरों के बीच रहना अंगारों पर पैर रखने के बराबर माना जाता है। बहती गंगा में हाथ धोना, कि भाई गंगा बह रही है, चलो आप ही धो से हाथ बिक मानी के जैसे उत्तर आपनू अवसर का लाभ उठाना, मतलब कोई कार्य चल रहा है उसी में अपना काम भी सिद्ध हो जाए। कोई गाड़ी जा रही है उसी में आप बैठ गया, चलो साहब बहती गंगा में हाथ धो लो, या कोई अवसर चल रहा है उसमें आप भी लाभ ले लेते हो, उसे ही कहा जाता है बहती गंगा में हाथ धोना। तो उत्तर ये माना जाएगा। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ एक प्रश्न पुरानी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न भी हैं इनमें से, और कुछ एक की संभावना है पूछने की कि भाई ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न डालने की प्रकृति, कैसे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों की प्रकृति यहाँ पर दी गई है कि अकेला पूछे, ग्रुप में पूछे, सही मिलान नहीं, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद जो भी 4 ऑप्शन बने उनसे जो ज़्यादा से ज़्यादा, कि भाई 30 प्रश्नों में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंड करके मैं बता सकूं कि 30 में, जैसे ये प्रश्न था इसमें अपन ने 1 मुहावरा ढूंढना था, हमने 4 मुहावरे तैयार कर लिए। ठीक है, वर्तनी वाला शब्द था, एक शब्द को देखना था, मैं टिक लगा देता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 को शुद्ध लिखना आपको बता दिया। तो इन केवल 30 प्रश्नों में आपके लगभग 120 प्रश्न तैयार हो सकते हैं। इन्हीं को घुमा फिरा कर अपन 120 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक टेस्ट आपका अगला होगा
ठीक है, उसमें भी ऐसे ही टॉपिक आपके डाले जाएंगे, जिससे आपकी एक तो देखो एनालिसिस कराते हैं अपन, टॉपिक करवा दिया, उसके बाद पेपर करवा रहे हैं, पेपर में फिर उसका विशेषीकरण करा रहे हैं जो आपको टॉपिक में बता दिया गया है। लेकिन ये चीज़ आपको टॉपिक में नहीं पढ़ाई जाती है, सीधा प्रश्न आ जाता है और यहाँ पर अपन डिफेंड करते हैं, आपके सामने इन्हें प्रस्तुत करते हैं, तो आपको एक नवीन ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को क्लास लेने के लिए। और बार बार मैं बोलता रहता हूँ कि अगर अच्छी लगे आपको क्लास तो इसे बहुत ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में या कोई भी एजुकेशन ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उसे शेयर करें, जिससे आपकी ये जो मुहिम है वो श्रेष्ठता तक पहुंच सके। प्रयास का जो प्रयास है कि साहब इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया जाए, उस मुहिम को जहां पर पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचा सकते हैं। और उसमें जो कर्म प्रयास का था वो प्रयास ने किया, अब शेष कर्म बचता है आपका। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।